Dear students, very good morning. You welcome again in my class. बीए पार्ट सेकंड की इस क्लास में हमने पिछली क्लासेज में भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया। आज हम नया चैप्टर मूल अधिकार स्टार्ट करेंगे। मूल अधिकार, अधिकार एक ऐसा शब्द है जिसे हम अपने जीवन में अपनाते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं और उसके वैल्यू से भी हम सभी परिचित हैं। मूल लेकिन जिस अधिकार की हम बात कर रहे हैं, जैसे मुझे पढ़ने का अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, लेकिन अधिकार के आगे मूल शब्द जो लगाया है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। या ये कहे कि G.N. जोशी ने जैसे ये कहा कि कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री अपने प्रजाजनों का सर्वांगीण विकास तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उन्हें व्यक्तित्व विकास के लिए आधारभूत अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान नहीं की जाए। और ये आधारभूत अधिकार और स्वतंत्रताएं तब तक व्यक्तित्व विकास का सही माध्यम नहीं बन सकती जब तक कि इन्हें संविधान के अंतर्गत वर्णित नहीं किया गया हो, अर्थात इन्हें सरकार के हस्तक्षेप, सरकार की निरंकुशता से भी बचाया नहीं गया हो। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न अधिकारों का उल्लेख है। हेराल्ड लॉस्की ने भी जैसे बहुत पहले कहा था, अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं उभर सकता, विकसित नहीं हो सकता। तो इसी लॉस्की की इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारों ने, विश्व स्तर पर सभी सरकारों ने अपने नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की है। भारतीय संविधान में भी जब संविधान निर्मात्री सभा है उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तब ये बात उठी कि क्या मूल अधिकारों को संविधान में लिखा जाना चाहिए या ये सरकार के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने सरकार के विवेक पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि नागरिकों के हितों से जुड़ी हुई बात है, उसका वो पूर्ण रूप से आश्वासन इस तरह चाहते थे कि नागरिकों को ये अधिकार आवश्यक रूप से प्राप्त हो सकें। तो मूल अधिकारों में B.N. राव जो इसके संविधान निर्मात्री सभा में मूल अधिकारों की समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये प्रस्ताव 1947 में ही रखा था और विभिन्न अधिकारों पर चर्चा विमर्श के बाद 7 मूल अधिकार भारतीय संविधान में रखे गए और 44वें संशोधन के द्वारा 1979 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर सामान्य अधिकार बना दिया है। अब भारतीय नागरिकों के लिए 6 मूल अधिकार हैं और उन्हें न्यायालय द्वारा संरक्षण भी प्राप्त है। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि इन मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है, इन्हें केवल अधिकार क्यों नहीं कह दिया जाता, या संविधान निर्माताओं ने इन्हें केवल अधिकार कहकर क्यों नहीं लिखा, अधिकार ही शब्द उनके लिए उपयुक्त क्यों नहीं रहा। तो इसके पीछे कुछ कारण है। नंबर 1, मूल अधिकार इसलिए मूल कहलाते हैं क्योंकि इनके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, जिसमें उसका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक, इन सभी दृष्टिकोणों से व्यक्ति के विकास के लिए ये मूल अधिकार अति आवश्यक रूप में समझे जाते हैं, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। दूसरा कारण मूल अधिकार कहने का, इन्हें देश की सर्वोच्च जो विधि है, मूल विधि जिसे हम संविधान कहते हैं, संविधान के अंदर इन्हें लिखा गया है या संविधान के अंतर्गत ये निहित है, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि ये देश की मूल विधि के अंतर्गत वर्णित है। तीसरी चीज, मौलिक अधिकार सामान्य परिस्थितियों में अनुलंघनीय है, सरकार भी इनको नहीं हटा सकती।
हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप परिस्थितियां, जब राष्ट्र के समक्ष किसी प्रकार का संकट हो या राष्ट्र ही खुद अपनी परेशानियों से ऐसे जूझ रहा हो, उस समय कुछ समय के लिए इन अधिकारों का स्थगन हो सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थिति होने पर ये अधिकार पूर्ववत निरंतर लागू हो जाते हैं। इसलिए ये सामान्य परिस्थितियों में अनुलंघनीय है, इसलिए भी इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। और अंतिम रूप से जो इसके मूल अधिकार कहने की बात है, ये वाद योग्य है। इनका न्यायपालिका द्वारा संरक्षण किया गया है। यदि राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन या उल्लंघन किया जाता है, तो व्यक्ति न्यायपालिका से इनका संरक्षण प्राप्त कर सकता है। तो ये विभिन्न कारण इन अधिकारों को मूल अधिकार कहने के समझे जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत से देशों में मूल अधिकारों को संविधान में वर्णित किया गया है। तो इनकी क्या ऐसी विशेषताएं हैं और क्या भारत की अलग से विशेषताएं नजर आती है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हर एक बात को लिखित रूप में यहाँ पर रखा गया है ताकि आने वाले समय में व्यक्ति और सरकार के बीच किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं हो, क्योंकि संविधान से दोनों ही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार वर्णित हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार से है। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो विश्व की अपेक्षा अधिक व्यापक हैं। हमारे यहाँ पर प्रत्येक अधिकार को विस्तार पूर्वक उसके उल्लंघन पर क्या किया जा सकता है या किन परिस्थितियों में उनका स्थगन किया जा सकता है, इन सब बातों का समावेश संविधान के अंतर्गत किया गया है। मूल अधिकारों को व्यक्तियों, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय संस्थाओं आदि के हमले से पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है, क्योंकि व्यक्ति अपनी निकटतम राजनीतिक संस्थाओं से लेकर केंद्र सरकार तक इनके उल्लंघन या हनन के लिए डरता है। तो इन सभी सरकारों के स्वरूप में व्यक्ति को इनका संरक्षण न्यायपालिका के द्वारा प्रदान किया गया है। मूल अधिकार संविधान लागू होने से पूर्व के वो कानून जो कि वर्तमान मूल अधिकारों के साथ जिनका कोई मेल नहीं है, या ऐसे कानून जो वर्तमान मूल अधिकारों का हनन करते हैं, तो ऐसे संविधान पूर्व के कानूनों को अवैध घोषित कर दिया गया है। और राज्यों को ऐसे कानून निर्माण से रोका गया है जो कि संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के विरुद्ध हो या इनका उल्लंघन करते हो। सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है और कोई भी अधिकार पूर्ण अथवा निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकारों का उपभोग व्यक्ति को समाज में करना होता है और समाज में अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष ही व्यक्ति मूल अधिकारों का उपभोग कर सकता है। व्यक्ति इस रूप में अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकता कि उसके एक अधिकार का उपभोग करने से बहुतों के कई अधिकारों का उल्लंघन या हनन होता हो। तो अधिकार पूर्ण रूप में निरपेक्ष नहीं है, अपितु समाज सापेक्ष और अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हैं। संविधान में जो मूल अधिकार दिए हैं उसमें प्राकृतिक अधिकारों को कोई स्थान नहीं दिया है। प्राकृतिक दृष्टि से क्या उचित है या अनुचित है, इस चीज का इनके संरक्षण में कोई प्रावधान नहीं है। जो संविधान में वर्णित है वो अधिकार यहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं। और अधिकारों के पूरक के रूप में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में 10 कर्तव्य भी जोड़े गए। मूल संविधान में हालांकि कर्तव्य नहीं थे, लेकिन अधिकार और कर्तव्यों को एक दूसरे का पूरक मानने के दृष्टिकोण से इस भूल को सुधारते हुए 42वें संशोधन में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और वर्तमान में 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन किया गया उसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य भी इसमें जुड़े हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से अधिकार वर्तमान में है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार नागरिकों को प्रदत्त किए गए हैं। सबसे पहला जो अधिकार है उसे हम कहते हैं समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित है।
हर एक अधिकार अनुच्छेद वाइज विस्तार पूर्वक लिखित रूप में संविधान में सम्मिलित है। ये समता का अधिकार जो है, जिसे हम समानता का अधिकार भी कहते हैं, जो अपने नाम से ही अपने आप को अभिव्यक्त करता है कि समानता का अधिकार लोगों के लिए है। तो लोगों को समान समझना, लोगों के साथ समान व्यवहार का जो अधिकार है वो समानता का अधिकार कहलाता है। इसमें 14 से 18 तक अलग अलग अधिकारों की बात कही गई है। अनुच्छेद 14 में वर्णित है कानून के समक्ष समानता, अर्थात राज्य जो देश है सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा और एक समान सभी व्यक्तियों पर उसे लागू करेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव भारत के नागरिकों के लिए था, क्योंकि विदेशी सरकार, उपनिवेशवादी सरकार के समय भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश नागरिकों के समान नहीं समझा जाता था। अब प्रत्येक व्यक्ति को, जो कि भारत का नागरिक है, नागरिक होने के नाते उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और वो एक ही समान कानून का संरक्षण उसे प्राप्त होगा। एक जैसे कानून सभी के लिए, एक ही समान कानूनों को लागू किया जाएगा और व्यक्ति को कानून का संरक्षण भी एक समान रूप में प्राप्त होगा। आइवर जेनिंग्स ने जैसे कहा कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, रंग के आधार पर या स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात सब नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों के उपभोग की अनुमति होगी, स्वीकृति होगी, जैसे सार्वजनिक तालाब, कुएं, स्नानागार, सड़कें आदि, इनके उपभोग में किसी भी प्रकार का भेदभाव नागरिकों के साथ नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि भारत सामाजिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा विभाजित था, जातियों में बटा हुआ देश था। अनुच्छेद 15 के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को एक समान सामाजिक दर्जा दिया जाना भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। तीसरा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16, उसमें अवसरों की समानता वर्णित है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता अनुसार देश में उच्च से उच्च पद प्राप्त करने का उसे अधिकार है। ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करने में व्यक्ति के साथ ऊपर लिखित जो भेदभाव के आधार हैं, धर्म, जाति, नस्ल, रंग भेद, स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अवसरों से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि व्यक्ति में योग्यता है, वो एक छोटे से लेके बड़े से बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या ब्यूरोक्रेसी के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है। अस्पृश्यता का अंत भारतीय इतिहास में एक इतनी बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि जातियों में विभाजित इस देश में जो शूद्र वर्ण है उसके स्पर्श मात्र से ऊंची जातियों को अपवित्र होने की जो भ्रांति बनी हुई थी, भारतीय संविधान में छुआछूत को अनुच्छेद 17 के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया और इसी की वजह से आज भारतीय समाज में समरसता का वातावरण है। हाँ, व्यवहारिक दृष्टिकोण से आज भी कुछ परेशानियां, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन इस कानून के बाद भारतीय समाज में समरसता, सामंजस्य का वातावरण आवश्यक रूप से बना है। अनुच्छेद 18 में सेना और विद्या के अलावा अन्य उपाधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि उपाधियों का अंत किया गया है। सेना और विद्या के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य से कोई उपाधियां प्राप्त नहीं कर सकता है, या भारत देश में भी किसी व्यक्ति को सेना और विद्या के अलावा कोई उपाधियां प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये जो 5 अनुच्छेद हैं, इसमें व्यक्ति को हर एक फील्ड में उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और समान दृष्टिकोण से उसको सभी अवसर प्रदान किए जाएंगे, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से गरिमापूर्ण जीवन जी सके, इस तरह की समानता का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत निहित है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय समाज में परिवर्तन लाने वाला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 17 कहा जाता है। छुआछूत को दंडनीय अपराध यदि नहीं घोषित किया जाता
तो शायद भारतीय समाज की स्थिति आज भी बहुत विचित्र नजर आती। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस जो भारतीय समाज को खोखला करने वाली जो कुरीति, जो विकृति थी, उसे कानूनन अपराध घोषित कर दिया। और ये संविधान निर्माताओं की अग्रिम सोच का परिणाम कहा जा सकता है और भारतीय समाज सदैव उनका इसके लिए ऋणी रहेगा। शेष अधिकारों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।